Good evening friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. So friends, आप कैसे हो? I hope you are very well. आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटी में मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसलिए आज हम बैक की क्लास में मौलिक अधिकारों से संबंधित हमने ज़्यादा मैटर नहीं किया है. आज हम कंप्लीट मौलिक अधिकार करने वाले हैं. तो दोस्तों चैनल पर आप जुड़ जाइए, पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए और वीडियो को स्टार्टिंग में ही शेयर कर देना, उसके बाद वीडियो आप देखते रहना. तो आज हम बढ़ते हैं आगे. देखिए मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में क्या है दोस्तों? मूल अधिकार हैं. संज्ञान प्रतियोगी संस्थान, भारत का संविधान बाई HSR. कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कोई भी समस्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो. जैसी भी आपको समस्या है उसको हम तुरंत उसका निदान करेंगे, समाधान करेंगे. टेलीग्राम चैनल दोस्तों, टेलीग्राम चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर PDF आपको मिलती रहेगी. तो देखिए मौलिक अधिकारों की तरफ हम बढ़ते हैं. तो देखिए आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं. इनको लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहते हैं. कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र के आधार स्तंभ क्या कहलाते हैं दोस्तों? मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स. और बात करते हैं, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहते हैं. और मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधा किया जाता है. मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधा किया जाता है. और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं भारत में, ठीक है, तो ये आपको पता होगा. आर्टिकल 12 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है. राज्य में देखिए लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और जितने भी भारत के अंदर ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, जो भी समूह बने हुए हैं, सब राज्य के अंतर्गत आते हैं. तो आर्टिकल 12 क्या है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, राज्य की परिभाषा है इसमें, ठीक है. दूसरा हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्या है? तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है. यानी जो गवर्नमेंट है या हम कह दें संसद है, जो कानून बनाती है, यदि वो कानून है जो भारत के संविधान का अतिक्रमण करता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप आर्टिकल 13 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो और उच्चतम न्यायालय उस कानून पर क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है. ये आपको ध्यान रखना है. तो देखिए आर्टिकल 12-13 हो गए. आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है. तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये पॉइंट हम बात कर ही चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं. भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये बात कर चुके हैं. पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब कितने? 6 रह गए. क्योंकि कौन सा हटा दिया गया है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, उसे कानून का अधिकार बना दिया गया. आर्टिकल 300 K में डाल दिया गया है. और आर्टिकल यहाँ से कौन सा हटा दिया? 31 हटा दिया है. और स्वतंत्रताओं में से 19 C हटा दिया है, ठीक है. अब ये भी हम बता चुके हैं आपको कि 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को. इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो एक एक पॉइंट को फिर से देख लेते हैं थोड़ा. समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18. स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22. शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24. उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28. शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30.
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अब हम देखिए दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ये अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 आते हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यहाँ दो बातें हैं, दोनों अच्छे से ध्यान रखनी है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता वाली टर्म तो कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, और विधियों का समान संरक्षण USA से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए विधि के समक्ष समता में क्या है कि भाई विधि के सामने सभी व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो समान है, उनको समान दंड दिया जाएगा। लेकिन विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि समान कैटेगरी के लोगों को समान दंड दिया जाएगा और अन्य समान कैटेगरी के लोगों को समान दंड दिया जाएगा। इस बात को समझिए। देखिए पहले तो हम टर्म को समझा रहे हैं, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या है दोस्तों, कि जैसे एक व्यक्ति है जो मान लीजिए करोड़पति है, यानी करोड़ों रुपए हैं उसके पास। एक व्यक्ति है जिसके पास 2 टाइम का भोजन भी नहीं है। तो विधि के समक्ष समता में दोनों को बराबर आंका जाता है। कोई भी जुर्माना लगाया जाएगा तो दोनों पर बराबर लगाया जाएगा। जबकि वो क्या कहता है, विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है कि जैसे गरीब लोगों के लिए एक अलग दंड की प्रावधान होना चाहिए और अमीरों के लिए एक अलग, यानी समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए विधि के समक्ष समता तो है नेगेटिव अवधारणा और विधियों का समान संरक्षण है दोस्तों पॉजिटिव अवधारणा। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 14, विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है, कानून सभी नागरिकों को समान संरक्षण करेगा, समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं, समान है, सबको समान प्रोटेक्शन देगा। हमारा जो संविधान है वो कानून है वो सब। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 15 कहता है कि भाई जाति, धर्म, लिंग, निवास, इन चीज़ों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का क्या नहीं किया जाएगा, बहिष्कार नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये बात है आर्टिकल 15 में। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक के जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थान तथा किसी भी अन्य प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन दोस्तों अपवाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया है, तो ये इसका क्या है, वैसे हम अपवाद कह सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ठीक है, इसमें SC, ST, OBC को क्या दिया गया है, आरक्षण। लेकिन हमारे संविधान में ये बात भी है कि भाई गरीब तबके को सरकार क्या कर सकती है, उनको संरक्षण दे सकती है, उनका उत्थान का कार्य कर सकती है। तो देखिए आर्टिकल 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े SC, ST और OBC भी है के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है। ठीक है, मूल संविधान में ये बात है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब देखिए पहले तो आरक्षण था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, लेकिन 2019 में EWS आने से क्या आ गया दोस्तों, EWS
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी क्या दे दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अब तीनों आधार पर आरक्षण मिल चुका है। सामाजिक पिछड़े लोगों को, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। वैसे तो करंट में भी मैं ये बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक एक देखते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को क्या दिया जाएगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक उस पद के लिए समान रूप से पात्र होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आर्टिकल जो 16(3) है उसको देखिए एक बार। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। तो इसका भी एक एक्सेप्शन है कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पर कि भाई क्षेत्रीय यानी निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है कि जैसे राजस्थान की कोई वैकेंसी है तो उसमें कह सकते हैं कि भाई बाहर अन्य राज्यों को 5% ही यहाँ पर कोटा होगा उनका। ठीक है, तो इस तरीके से निवास के स्थान पर क्या कंडीशन लगाई जा सकती है। तो देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समान समता या विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 15 लिंग, जाति, धर्म, वंश, स्थान, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका आर्टिकल 15 क्लोज 4 में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि SC ST इनको क्या सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों का क्या दिया जा सकता है, संरक्षण दिया जा सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 16 क्या है दोस्तों, लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या कर देता है कि भाई निवास के स्थान पर शर्त लगाई जा सकती है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का एंड, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अच्छा, इससे पहले एक और देखते हैं, आर्टिकल 16 क्लोज 4, इसके अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये आरक्षण के अपवाद दोनों ही हैं, 15(4) और 16(4). आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत किया गया है। सीधे सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, यानी अब उपाधियां नहीं दी जाएंगी जैसे पहले दी जाती थी, राजा, राजेश्वर, महाराजा, धीराज, इस तरीके से जो उपाधियां दी जाती थी, सम्राट, इस तरह की अब उपाधियां नहीं दी जाएगी। केवल क्या दिए जाएंगे, एक तरह के जैसे ये हैं आप भारत रत्न है, ये पदक टाइप में ये दिए जाएंगे, लेकिन इनमें भी ये कहा गया है कि नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है तो वो कहीं पर भी ऐसे नहीं लिख सकता भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो उपाधियों का अंत किया गया है किसमें, आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियां केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र में मान्य होगी। एजुकेशन में उपाधियां दी जा सकती हैं, आचार्य वगैरह ये हैं, और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती हैं। बाकी उपाधियों का क्या है, अंत। अब यहाँ पर देखिए क्लॉज 2 है, 18 क्लॉज 2। तो देखिए इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें क्या कह दिया गया, आर्टिकल 18 तो क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। एक तो एजुकेशन के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं,
आचार्य वगैरह ये होती हैं, है ना, डॉक्टरेट वगैरह जो मानद उपाधियां हैं, और एक सेना के क्षेत्र में दी जा सकती हैं। बाकी समाप्त कर दिया गया है उपाधियों को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, जैसे सेना क्षेत्र में अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 18(2) क्या कहता है दोस्तों कि यदि विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण करता है भारत का नागरिक, भाई भारत तो देगा नहीं उपाधि, भारतीय सरकार तो उपाधियां देगी नहीं, तो विदेश से कोई उपाधि मिलती है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक वेरी इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार पुनः शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों उसमें क्या नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। बाकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने तो 1977 में भारत रत्न को भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये आपको गांठ बांध लेनी है। फिर 1980 में दोबारा दिया जाने लगा। पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था, 1954 में। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था। एक तो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, एक थे नानाजी देशमुख करके थे, एक भूपेन हजारिका थे। तो इन 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, सेकंड चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों स्वतंत्रताएं किस प्रकार से होंगी? तो देखिए, प्रेस एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, पहला ये 19 क्लॉज 1 में आएगा दोस्तों। 19 क्लॉज किस में आएगा? ये क्या कह सकते हो आप? 19(1) देखिए, 19 और 1 क्लॉज क्या इसमें आएगा, 19(1) क्लॉज क्या में आएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से समझिए, एक व्यक्ति है, वो बोलेगा, भाषण देगा, तो भाषण दे करके फिर वो क्या बना सकता है दोस्तों? भाषण बना करके वो एक संघ बना सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब भाषण देगा, वो भाषण देने के बाद क्या बना देगा? संघ बना देगा। संघ के बाद क्या बनाएगा? सम्मेलन। अब सम्मेलन बन गया तो उस सम्मेलन को बड़ा करने के लिए वो निर्बाध रूप से घूम सकता है। फिर वो घूमेगा तो कहीं पर भी बस सकता है। अब बस गया तो फिर उसके बाद उसको कार्य करने की भी स्वतंत्रता। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी स्वतंत्रताएं एक एक करके 19(1) के में, या ABCD भी कह सकते हो, 19(1) ए कह दो या क्या कह दो। इसमें तो क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 1B या खे कह सकते हो आप, उसमें क्या है भाई? संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन बिना हथियार के। ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकता है। उसके बाद जब संघ बना लिया, सम्मेलन बना लिया, तो उसके बाद भारत में किसी भी राज्य में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। ये 19 किस में आएगा? 1D में आएगा। उसके बाद वो कहीं पर बस सकता है। अब तो जम्मू कश्मीर में बस सकता है, पहले नहीं बस सकता था। तो घूमने की स्वतंत्रता, तो ये 19(1) हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो पहले संपत्ति का अधिकार था, 19(1) में था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। और फिर 19(1) में कहीं पर भी बस तो गया, कार्य करने की स्वतंत्रता। तो देखिए एक एक यहाँ से समझिए। आर्टिकल 19 देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी।
वर्तमान में 6 हैं। कौन सी हटा दी है? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता। तो देखिए पहला हम देखते हैं, तो पहले में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 119(1) ए में क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज की फहराने की स्वतंत्रता भी दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते। तो दोस्तों वैसे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना हो तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाती है। राष्ट्र विरोधी नारा लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबंध लगाती है। तो जो जिनसे क्या भड़काऊ स्थिति उत्पन्न होती है, देश विरोधी स्थिति उत्पन्न होती है, उन चीज़ों पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध। ये सीमित किया गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(2) भी यहाँ कह सकते हो, लेकिन दोस्तों ये ABCD या के में ही ध्यान रखना आप। तो देखिए आर्टिकल 19(1) है। तो देखिए इसके तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन करना या जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है बिना हथियार के। 19(ख) में 19(1) और लगा दिया करो ख। उसके बाद संघ बनाने की दे दी गई थी। तो देखिए आर्टिकल 19(c) में क्या कहा गया है? 1(c) नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सैनिक चाहकर भी संघ या संगठन नहीं बना सकते। फिर 19(1)(d) में क्या कहा गया है कि भाई देश में कहीं पर भी निर्बाध रूप से संचरण कर सकता है, घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। तो देखिए 19(1)(d) देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 19(1)(e) तो देखिए देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता है, और अब ये भी हटा दिया है। जम्मू कश्मीर में भी अब निवास कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 19(1)(e). उसके बाद आर्टिकल 19(1)(च) को तो हटा ही दिया। उसके बाद क्या आता है? 19(1)(g) आ जाता है। तो कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं पर भी रहकर व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है। तो दोस्तों आप देखिए इनको क्रम बनाओ एक बार। देखिए व्यक्ति बोलेगा तो फिर वो सम्मेलन भी करेगा। बिना सम्मेलन कैसे बोलेगा? तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे उससे। तो देखिए पहला बोलना, दूसरा सम्मेलन करना, फिर सम्मेलन कराया तो और लोग जुड़ेंगे तो संघ या संगठन बनेगा। संघ या संगठन बना लिया तो फिर और राज्यों में भी वो घूमेगा, तो चौथा भ्रमण हो गया। पांचों फिर वो कहीं पर भी बस सकता है, ठीक है। और छठी स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? कहीं पर भी रह सकता है, मतलब कहीं पर भी काम कर सकता है, वृत्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं क्रम से आप एक सिस्टम से आप ध्यान रख लेना, बड़े मज़े से याद हो जाए। अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय समाप्त होता है, लेकिन 20 व 21 नहीं होते, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 20। तो देखिए आर्टिकल 20 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ये समझना होगा। आर्टिकल 20 इतनी सी बात कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि आज के दिन अपने जैसे अभिभावकों के लिए ये बात मौलिक कर्तव्यों में कही गई है
कि भाई अभिभावक हैं जो 6 से 14 वर्ष के जो अपने बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से क्या शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, ये उनका कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, ये उनका क्या बताया गया है, कर्तव्य बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आगे चलकर गवर्नमेंट इस पर कानून बना देती है, आगे चलकर गवर्नमेंट क्या बना देती है, कानून बना देती है। तो आगे चलकर के क्या कानून बना देती है कि यदि या तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक हैं जो विशेष रूप से अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं, अन्यथा उन्हें 5 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो अभी तो कोई अभिभावक दोस्तों क्या कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, मान लीजिए नहीं दिलवाते हैं तो कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन आगे चल करके जैसे क्या हो गया कि भाई इस पर कानून बन गया, 4 वर्ष की क्या है, सजा है साहब। अभिभावक अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो मान लीजिए 4 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया। तो दोस्तों आज जिन्होंने उल्लंघन कराया उनको नहीं दी जाएगी सजा। तो यानी उस समय जो कानून बना हुआ है उसका उल्लंघन होना चाहिए, तो ही क्या वो अपराधी माना जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक अपराध करा है तो उसको एक बार ही क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। दूसरी बात, जैसे आज किसी अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और आगे चल करके मान लीजिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान हो जाता है 1 महीने बाद ही, तो जो लोग हैं जो 1 महीना पहले अपराधी घोषित कर दिए गए तो उनको तो 3 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन दूसरे एंगल से हम देखते हैं कि मान लीजिए आज किसी अपराध के लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है और आगे वो घटा करके 3 वर्ष कर दी जाती है, तो फिर वो पहले वालों की भी घट जाएगी। जो सज़ा काट रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फ्री हो गए उनका कोई कुछ नहीं होगा, जो सज़ा काट रहे हैं तो उनकी भी स्वतः ही घट जाएगी। तो देखिए बाद वाला कानून यदि सज़ा को कम किया जाएगा तो वो पहले वालों पर भी लागू होता है, लेकिन सज़ा बढ़ाई जाती है वो पहले वालों पर लागू नहीं होता है। दूसरी हम बात करते हैं तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं तो जैसे अधिकारी क्षेत्र होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं, उनको दोहरी सज़ा का प्रावधान है, उनको दोहरी सज़ा का प्रावधान है इन्वेस्टिगेशन वगैरह में। जैसे एक व्यक्ति की आज छानबीन की गई, उसका कुछ अलग अपराध मिला है, उसके तहत उसको 2 वर्ष की सज़ा दे दी गई है, ये कोई अधिकारी है। लेकिन आगे वो जांच चल रही है, आगे उसकी जांच चल रही है और उसका जुर्म मिल गया तो उसकी सज़ा बढ़ाई जा सकती है। तो अधिकारी वर्ग को दोहरी सज़ा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया गया है, संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जो कानून वर्तमान में बना हुआ है उसका उल्लंघन होगा तो ही उसे अपराधी माना जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, जितना कानून में लिखा हुआ है उतना ही दंड दिया जा सकता है। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चौथा क्या है इसमें, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अपन सुनते हैं कि ये भाई कस्टडी में लिए गए हैं, रिमांड पर लिए गए हैं, तो अब उनसे उगलवाया जाएगा, तो बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई टेररिस्ट है या कोई दुश्मन देश का नागरिक है, भारत के जो दुश्मन देश होते हैं वहाँ का नागरिक है, तो उनको नहीं है, उनके साथ सब तरह का बर्ताव किया जाएगा। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो विधि के
तहत स्थापित प्रक्रिया से विधि बना करके किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये तो हमेशा उसका रहेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपको आर्टिकल 21 ध्यान रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब 21 कै की बात करते हैं या 21A की बात करते हैं, तो दोस्तों 21A में क्या जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये 2002 में जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अच्छा शिक्षा कहाँ कहाँ जोड़ा गया है, तो 21A में तो मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, राज्य अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल में बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में बात करते हैं, तो आर्टिकल 45 में है, वहाँ पर क्या नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी यही बात लिखी हुई है, लेकिन उनको लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते थे, इसलिए अब इसको क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और शिक्षा संबंधित जो क्या है मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, उसमें भी जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें अभिभावकों को ये बताया गया है, उनका ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है वो उपलब्ध प्राप्त करवाएं। ठीक है, तो ये बात आपको तीनों जगह से पता होनी चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 21A, इसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए ये नोट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आर्टिकल 20 व 21 आपातकाल में भी लागू रहते हैं। ठीक है, ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने किया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है दोस्तों, निवारक निरोध अधिनियम। आर्टिकल 22 में क्या है, निवारक निरोध अधिनियम। इसमें क्या बात कही गई है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये बात है। उस व्यक्ति को, अपराधी को अपने मन पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात वही आती है, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने की स्वतंत्रता दी गई है, ये बात कही गई है। लेकिन बात यहाँ पर वही आती है कि दुश्मन देश के नागरिकों को नज़रबंद भी किया जा सकता है, उनको कोई कारण भी नहीं पूछा जाएगा, उनको 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो आर्टिकल 22 निवारक, आपसे पूछा जाएगा निवारक निरोध अधिनियम कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 22 है भाई। ठीक है, तो देखिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा एवं बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है। लेकिन यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि भारत का जो विरोधी राष्ट्र है उनके नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24। तो देखिए 23 क्या कहता है, बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। बलात् श्रम यानी आजकल जो बलात् श्रम है वो कितने 18 वर्ष तक के किशोरों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये बलात् श्रम का क्या करता है, प्रतिषेध करता है, प्रतिबंध लगाता है। बच्चों से हार्ड वर्क नहीं करवाया जा सकता है, खतरनाक काम नहीं करवाए जा सकते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में तो ये क्या किया गया था दोस्तों, कारखाना अधिनियम 1948 में तो ये बात कही गई थी कि भाई 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या नहीं किया जाएगा, उनसे खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। 15 वर्ष किया गया था दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, और अब क्या कर दिया गया, 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक काम से प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद
23। इसके अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात् श्रम प्रतिबंधित किया गया है। मानव की खरीद फरोख्त एवं उससे बेगार लेने को गैर कानूनी एवं दंडनीय घोषित किया गया है। इसमें बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। मानवीय व्यापार जैसे मानवों की तस्करी होती है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। बेगार का मतलब किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं और उसको मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो ये बेगार में आता है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो आर्टिकल 23 आपको समझ में आ गया हो। आर्टिकल 24 खानों में, विशेषकर कारखानों में काम का बच्चों, जो बच्चे हैं जो कारखानों में काम करते हैं ना, उनको प्रतिबंधित किया गया। तो देखिए आर्टिकल 24, बाल श्रम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को से कोई जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। दोस्तों अब 18 वर्ष हो गया है, ये पहले 14 वर्ष था, अब क्या हो गया, 18 वर्ष हो गया है कि भाई खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। और दोस्तों अभी तक हमने 3 मूल अधिकार पढ़े। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। 14 में क्या था दोस्तों, 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। 15 में लिंग, वंश, जन्म, धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, उसका भी एक्सेप्शन था कि भाई SC ST को आरक्षण दिया गया। 15 क्लॉज 4 में। 16 में क्या कहा गया दोस्तों, आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की समानता, ये ध्यान रखना है। 17 क्या कहता है दोस्तों, छुआछूत यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 18 उपाधियों का अंत, लेकिन एजुकेशन क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में दी जा सकती हैं। विदेशों से कोई व्यक्ति उपाधि ग्रहण करता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है दोस्तों। तो देखिए 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, बोलने की स्वतंत्रता, फिर सम्मेलन करने की, फिर संघ बनाने की, फिर निर्बाध रूप से संचरण की, फिर कहीं पर भी बसने की, फिर कहीं पर भी कोई काम करने की। 20 क्या है दोस्तों, किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है, कानून का उल्लंघन होने पर ही उसे अपराधी माना जाएगा और उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी। और बात करते हैं खुद को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क एजुकेशन राज्य उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 22 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 22 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना आवश्यक है, उसको 24 घंटे में न्यायालय में जज के समक्ष पेश करना जरूरी है। और ऐसा जो दुश्मन देश के नागरिक हैं उनके लिए नहीं होगा, उनको कैसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आर्टिकल, फिर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मूल अधिकार। उसमें आर्टिकल 23 क्या करता है, बेगार का प्रतिबंधित करता है, बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। और बात करते हैं मानव व्यापार को प्रतिबंधित करता है, तस्करी को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 24 क्या करता है, भाई 14 वर्ष तक के बच्चे हैं जो जोखिम भरे काम नहीं कर सकते, अब इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए इसमें एक एक को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये बात यहाँ पर बताई गई। तो देखिए इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई गई है। जो सार्वजनिक व्यवस्था है वहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा।
तो 25 ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में ये व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो देखिए आर्टिकल 26 इसके अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना व उसका पोषण करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करना। दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले क्या करेगा, वो कोई एक धर्म अपनाएगा। तो आर्टिकल 25 में तो कोई भी धर्म मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की ये छूट दी गई है। 26 में अब जैसे व्यक्ति ने धर्म तो मान लिया है कोई भी, अब वो उसके लिए कोई भी बिल्डिंग बना सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। तो आर्टिकल 26 यही कहता है कि भाई स्थापना, संस्था की स्थापना कर सकता है, धर्म का पोषण कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, उसके लिए संपत्ति डोनेशन इकट्ठा कर सकता है। तो देखिए, ये आपको लिंक बनाकर ही याद रखना है। 25 में कोई भी धर्म मान सकता है, वो प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्म मान लिया, उसके बाद उसके लिए वो संस्था बनाएगा, पैसा भी इकट्ठा करेगा, फंड बनाएगा, फंड बना के उस धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से कर सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 27 है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात आती है, जैसे लोग 26 में पैसा अर्जन करना है तो इसके लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 27 यही कहता है कि धर्म के प्रचार प्रसार, उसके पोषण के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो देखिए, इसके अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। भाई, राज्य के द्वारा, जो सरकार के द्वारा चलाए गए जो स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, या गवर्नमेंट के फंड से चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या कोई NGO वगैरह हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 व 30। आर्टिकल 29 व 30 में क्या है दोस्तों, इसमें है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी। अब यहाँ पर भी वही बात आएगी, पहले तो व्यक्ति है जो अपने कल्चर को कैसे भी, कोई भी कल्चर को मान सकता है, फिर उसके लिए काम कर सकता है, संस्था बना सकता है, जैसे धर्म में हुआ था। तो देखिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण देता है कि अल्पसंख्यक हैं वो भी अपनी संस्कृति को बचाए रखें। तो देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको भी अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसको बनाए रखने का क्या दिया गया है, अधिकार। और 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के लिए प्रबंधन की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, जैसे वहाँ 26 में प्रबंधन की दी गई, धर्म के प्रबंधन की। तो देखिए, आर्टिकल 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। भाई, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है जो अपनी मर्जी का, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी एजुकेशन दे सकते हैं। इसके बाद छठा था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया है, आर्टिकल 300 K में डाल दिया। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है और इसे BR अम्बेडकर ने क्या कहा है दोस्तों, संविधान की आत्मा। ये दोस्तों, इस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है और इन्हीं 5 रिटों को उच्च न्यायालय, जो हाईकोर्ट होते हैं, वो भी आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 226। तो ध्यान रखें, यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और
उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये रिट कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये आपको याद रखनी है 5 रिट। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक परमादेश है, एक क्या है उत्प्रेषण है, एक है प्रतिषेध है और एक अधिकार प्रच्छा। फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण में जैसे जो भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर लाया है, उससे न्यायालय ये बात कहता है कि भाई आपने किस कारण से इसे गिरफ्तार किया है बताना होगा। तो वो अधिकारी है जो जिस कारण से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका कारण पूछने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद बात करते हैं परमादेश। तो परमादेश जो भी जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे थानेदार है, तो थानेदार है उसको उस जिस भी क्षेत्र का वो थानेदार है वहाँ पर क्या करना होगा भाई, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से बनाए रखना होगा। रिपोर्ट लिखवानी है तो रिपोर्ट, जैसे कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने आया है तो वो तुरंत रिपोर्ट लिखे। इसके लिए परमादेश न्यायालय क्या करता है, अधिकारी को स्पष्ट तौर पर कहता है कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से करें। इसमें केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये लेख जारी नहीं होता है, बाकी सबको ये लेख जारी किया जा सकता है। तो एक एक देख लेते हैं हम पहले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट जारी होती है, अपील की जा सकती है। अब हम एक एक यहाँ से देखेंगे अभी। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। सबसे पहली रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक एक को अच्छे से समझ लेना। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। बंदी बनाने के कारणों को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है। फिर वहाँ पर जज पूछता है उससे कि भाई किस कारण से आपने इसे बंदी बनाया है। फिर वो कारण सबूत सहित बताने होते हैं, साबित करना होता है अधिकारी के द्वारा। यह प्रलेख निजी व्यक्ति, संगठन एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहाँ से देखते हैं। तो परमादेश। परमादेश ये किसी अधिकारी को उसके कामों के प्रति सशक्त करने के लिए जारी किया जाता है। तो देखिए इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है। भाई कोई भी व्यक्ति है अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, कोई संस्था है अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, कोई अधीनस्थ न्यायालय है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आदेश देता है कि अपने काम को सही तरीके से निभाएं। तो देखिए इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है। सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये लेख जारी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये परमादेश हो गया। तीसरी है दोस्तों प्रतिषेध। तीसरी क्या है, प्रतिषेध। तो देखिए प्रतिषेध किसे दिया जाता है, ये जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय है, ये लेख उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों को, और उनको इसलिए जारी किया जाता है, कई बार अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के केसों को भी लेने लग जाते हैं। तो जब वो कहता है कि भाई रुक जाइए, आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहिए, अपने अधिकार क्षेत्र के केसों को हैंडल कीजिए। तो देखिए ये लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है,
जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आक्रमण का प्रयास करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों उत्प्रेषण। तो दोस्तों उत्प्रेषण किसे, ये रिट भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ही भेजा जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आप बिना आदेश के, बिना अधिकार के, आपके क्षेत्र से बाहर के उन पर मतलब जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पर काम क्यों कर रहे हो। तो देखिए इसके अंतर्गत कोई अधिकारी या निचली अदालत बिना किसी आदेश या अधिकार के कोई भी कार्य करती है तो न्यायालय उस मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को भेज देता है। ठीक है, तो उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को भेजा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें ये ये लेख किसे जारी किया जाता है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है वो बिना पद के, जैसे मान लीजिए कोई क्या है दोस्तों एसपी है और वो डीजीपी का काम कर रहा है, डीजीपी के कार्यों को वो खुद कर रहा है, यानी उसका पद तो क्या है एसपी का है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का है, पुलिस अधीक्षक का है, लेकिन वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का काम कर रहा है, तो फिर उसको क्या अधिकार परीक्षा ये लेख जारी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था आज के हमारे मौलिक अधिकार। सारे थोड़े फास्टली ज़रूर बताएं, लेकिन एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो आज हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट किए हैं और आज हमारा कौन सा भाग 3 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कल हम भाग 3 से संबंधित जितने भी संविधान संशोधन और वाद आए हैं दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे वाद हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे परसों। कल हमारी कल्चर क्लास होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।